मैं कुणाल, आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पे स्वागत करता हूं। रोज की तरह हम इस समय पॉलिटी से जुड़ी हुई नई नई वीडियोस लेकर के आते हैं। तो आज भी हम एक पॉलिटी की नई वीडियो लेकर के आए हैं। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा होगा, हम भारत के पहले नागरिक यानी कि राष्ट्रपति के बारे में बातचीत कर चुके थे। तो आज हम इस वीडियो में भारत के दूसरे नागरिक यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बाद संवैधानिक उपक्रम के अंदर उपराष्ट्रपति को दूसरा क्रम दिया गया है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति देश का दूसरा नागरिक होता है। तो आज हम इनको समझते हैं और इनसे जुड़ी विभिन्न बातों को जानते हैं। दरअसल अक्सर क्या होता है कि लोग बाग राष्ट्रपति को अधिक तवज्जो देते हैं और इस वजह से वो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति को अवॉइड कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये छोटा पद यानी सेकेंडरी पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न जब आएंगे तो कहीं से भी आएंगे, आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारी पिछली राष्ट्रपति की वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर के आई बटन पर टैप करके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप करंट अफेयर भी देखते रहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका करंट अफेयर मजबूत नहीं है तो आपके परीक्षा क्लियर होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट तो अच्छा रखिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपका करंट अफेयर भी अच्छा हो। वहीं इसी के साथ अब हम अपना टॉपिक आज का शुरू कर लेते हैं। भारत के संविधान के अंदर उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से 71 तक किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 63 से 71 तक बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, पदावधि क्या होगी, क्या क्या कार्य करने होंगे, पदों से कैसे हटाया जा सकता है। वह सभी बातें जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के बाद होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा नागरिक कहलाता है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो जिस तरह से हम देखते थे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन था वह परोक्ष रूप से होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष होता है, देश की जनता उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। तो इसी प्रकार से यहाँ भी सेम कंडीशन है, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसके अंदर भी देश की जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो स्थिति यहाँ पे ये आती है कि पार्टिसिपेट अब कौन करेगा, तो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी कि प्रतिनिधि देश का उपराष्ट्रपति चुनने वाले हैं। राष्ट्रपति भी प्रतिनिधि चुनते हैं और उपराष्ट्रपति चुनने का दायित्व भी उन्हीं के ऊपर है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वहीं साथ ही साथ एक निर्वाचक मंडल के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव भी एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता था, वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अब एक निर्वाचक मंडल के द्वारा ही होगा। वहीं साथ ही साथ अब इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा, यह बहुत ही ज्यादा समझने की बात है। यहाँ ये जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है, यहाँ पे दोनों में ही फर्क है काफी। तो ये फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको यह फर्क क्लियर हो गया तो प्रश्न आएगा तो भी आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। जैसा कि हमने राष्ट्रपति वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य उस चुनाव में भाग नहीं लेते थे। वहीं उसके अंदर दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी पार्टिसिपेट करते थे और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते थे। मनोनीत सदस्य वहां भाग नहीं लेते थे। यहाँ पर स्थिति सारी बदल गई है। इसके अंदर केवल संसद के सदस्य भाग लेंगे, यानी कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसके अंदर संसद के सदस्य होंगे। सदस्य का मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब वहीं दूसरी बात यहाँ देखने वाली यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के कोई भी सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि पूरे भारत के किसी भी राज्य विधायिका का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फिर चाहे वह सदस्य मनोनीत हो या फिर वह सदस्य निर्वाचित हो। तो यहाँ पर यह फर्क दोनों में देखने को मिलता है। तो अब यह फर्क क्यों है, इस फर्क को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के एक कोटेशन है, हम उस कोटेशन को समझते हैं। इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल संविधान के अंदर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को पहला पद दिया गया है, यानी कि भारत का जो संवैधानिक प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है तथा भारत के सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने बताया है कि यह जरूरी था कि राष्ट्रपति के पद में राज्यों और केंद्र दोनों की ही बराबर की भागीदारी हो। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति के जो मुख्य पद है और जो मुख्य कार्य हैं, तो राष्ट्रपति को केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना होता है। इसके अलावा कुछ ही स्थितियां होती है जहां पे उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि यहाँ पे राज्य की भागीदारी बराबर से हो। यहाँ पर अगर केंद्र के सदस्य ही उपराष्ट्रपति का चयन कर लेते हैं तो कोई गलत नहीं होगा।
तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के दायित्व में बहुत ज़्यादा फर्क है, इसीलिए इनकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है, जो इनका निर्वाचक मंडल है, उसमें भी बहुत अधिक फर्क है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत ही होता है। इसके अंदर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान किया जाता है और गुप्त मतदान के द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चयन होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर वेंकैया नायडू नियुक्त हैं। वहीं अब हम आगे यह समझते हैं कि वह क्या क्या योग्यताएं हैं जिनके तहत एक उपराष्ट्रपति का चयन होता है। तो सबसे पहले तो यह जरूरी है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने के लिए इच्छुक है वह भारत का नागरिक हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं होगा वह कभी भी इस पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। वहीं दूसरी बात ध्यान देने वाली यह है कि वह व्यक्ति कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह व्यक्ति उन सभी योग्यताओं को रखता हो जो योग्यता एक राज्यसभा के सांसद में होती है, यानी कि वह राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। साथ ही साथ तीसरी बात यह है कि वह व्यक्ति कभी भी किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद को मैं पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। लाभ के पद का मतलब एक ऐसे पद से है जिस पद पर नियुक्तियां और वेतन और भत्ते देश की सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगर ऐसा कोई भी पद है और इस पद पर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वह उपराष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं होता। यदि उसे उपराष्ट्रपति बनना है तो पहले उस पद को छोड़ना होगा। तो यह थी बात कुछ योग्यताओं को लेकर के। यह समझते हैं कि नामांकन किस प्रकार से किया जाता है उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति को नामांकन करने के लिए यह जरूरी है कि कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों के नाम पेश किए जाएं। यदि यह संख्या पूरी नहीं हो पाती तो ऐसी स्थिति में नामांकन मंजूर नहीं होगा। तो यह जरूरी है कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक वहां पेश किए जाए। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति पद पर नामांकन के लिए यह भी जरूरी है कि वह व्यक्ति 15,000 रुपए की जमानत राशि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करेगा। वहीं आगे हम यह समझ लेते हैं कि शपथ के बारे में। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और वह चुनाव जीत जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को शपथ लेनी पड़ती है। शपथ के दौरान वह गोपनीयता की शपथ लेता है। साथ ही साथ वह यह कहता है कि वह संविधान के प्रति अपनी आस्था रखेगा और भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को गोपनीय रखेगा। वहीं इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें हैं, ये अन्य शर्तें भी समझ लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए जरूरी है कि ना तो वो देश की संसद और ना ही किसी राज्य की विधानसभा, वह राज्य की विधानसभा और संसद किसी का भी सदस्य नहीं होगा। अगर वह राज्य की विधायिका और देश के संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को यह पद छोड़ना होगा। अगर वह यह पद नहीं छोड़ता है तो यह मान लिया जाता है कि जिस दिन से वह उपराष्ट्रपति का पद धारण करेगा उसी दिन से उसका जो पूर्व पद है वो समाप्त हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं इस शर्त की। अगली शर्त लाभ के पद की है। लाभ के पद की शर्त मैं आपको भी बता चुका हूं। वहीं अगली बात पदावधि को लेकर है। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि है वह संविधान के अनुसार 5 वर्ष की होती है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इस पद पर नियुक्त होता है तो वह कम से कम 5 वर्षों तक इस पद पर बना रहेगा। वहीं साथ ही अगर वह इस दौरान कभी भी अपना पद छोड़ना चाहता है तो वह कभी भी त्याग पत्र दे करके अपना यह पद छोड़ सकता है और वह यह त्याग पत्र देश के राष्ट्रपति को सौंपेगा। वहीं साथ ही उसे कभी भी बर्खास्त करके भी हटाया जा सकता है, उसको निष्कासित किया जा सकता है, लेकिन निष्कासन की स्थिति में उसके लिए महाअभियोग की प्रक्रिया नहीं बनाई गई है। उपराष्ट्रपति को एक साधारण संकल्प पारित करके भी इस पद से हटाया जा सकता है। साधारण संकल्प जब कभी भी रखा जाएगा तो इसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा और इसे केवल साधारण बहुमत से ही पास करना होता है। जब यह साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो उसके बाद इसे लोकसभा में विचार के लिए भेजा जाता है। लेकिन कभी भी यह संकल्प अपनी मर्जी से कोई भी सांसद नहीं ला सकता। कभी भी इस प्रकार का कोई भी संकल्प यदि सदन में रखा जाएगा तो उससे पहले 14 दिन की एक पूर्व सूचना राज्यसभा के सभापति को दी जाएगी। उसके बाद ही यह इस प्रकार का कोई संकल्प रखा जा सकता है। वहीं अगली बात है पुनर्निर्वाचित होने के अधिकार की। तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होता है वह व्यक्ति अपनी पदावधि खत्म होने के बाद भी इस पद पर बना रह सकता है। मान लीजिए अगर उसकी पद की अवधि खत्म हो जाती है और नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में वह नया उपराष्ट्रपति नियुक्त होने तक इस पद पर बना रहेगा, इस पद को नहीं छोड़ेगा ताकि कार्यवाही चलती रहे। वहीं साथ ही साथ उसको यह भी अधिकार है कि वह इस पद पर कितनी ही बार नियुक्त हो सकता है। यहाँ कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि इसकी कोई टाइम लिमिट हो। तो यहाँ कोई व्यक्ति जितनी भी बार चाहे वह उपराष्ट्रपति बन सकता है, उसे संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करना होगा हर बार। वहीं साथ ही साथ हमें आगे यह समझ लेते हैं कि इस पद को कब छोड़ा जा सकता है। तो इस पद को छोड़ने की स्थिति में हमेशा कब का मतलब यह पद खाली होगा, यह भी अब समझ लेते हैं हम।
तो यह पद किन किन स्थितियों में खाली होगा? अगर कभी कार्यकाल पूरा हो जाए तो भी खाली हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति पद नहीं छोड़ता और अगले जो उपराष्ट्रपति है उसके आने तक इस पद पर बना रहता है। वहीं इसके आगे की जो स्थिति है वह यह है कि वह कभी भी त्याग पत्र देगा तो ऐसी स्थिति में उसका पद खाली हो जाएगा। वहीं अगर वह कभी भी बर्खास्त कर दिया जाए या उसकी अचानक से मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। लेकिन यहाँ पे यह भी देखने वाली बात है कि अगर कभी ऐसी स्थिति सामने आती है तो इस स्थिति के अंदर जो राज्यसभा के अंदर उपसभापति होता है वह उपसभापति राज्यसभा के सभापति का दायित्व संभालता है। दरअसल जो उपसभापति का पद बनाया हुआ है इसका जो मुख्य कार्य है, इसका केवल जो मुख्य कार्य होता है वह यही होता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाए, राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ता है, या फिर अगर किन्हीं अन्य कारणों जैसे कि बीमारी, तकलीफ हो, कहीं बाहर गया हो, ऐसी स्थिति में अगर वो अपने पद पर नहीं आ पा रहा है तो ऐसी स्थिति में भी उपराष्ट्रपति को ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ता है। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति सामने आती है तो उस समय एक उपसभापति का पद भी होता है, तो उपसभापति उस समय राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। वहीं अगर अगली बात समझ लेते हैं। अगली बात चुनाव विवाद से जुड़ी हुई है। अगर कभी भी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में क्या होगा? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो गया है और उसके बाद में कोई चुनाव विवाद उत्पन्न हो गया, तो ऐसी स्थिति में यह पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सभी मामलों की दस्तावेजों की जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट यह पाता है कि व्यक्ति की जो नियुक्ति की गई है वह गलत आधारों पर की गई है, दस्तावेज गलत दिए गए, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का जो निर्वाचन है वो अवैध घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध घोषित होता है तो वह व्यक्ति जो कार्य अपने कार्यकाल में अब तक कर चुका है वह कार्य अवैध नहीं होंगे, वह सभी कार्य बने रहेंगे और सब चालू होते रहेंगे। और वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट यह पाता है कि व्यक्ति पे जो दोष लगाए गए हैं, जो दावे किए गए हैं वह सभी दावे गलत हैं, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वह अंतिम फैसला देश के सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी फैसला यहाँ मान्य नहीं होगा। तो अब तक हमने काफी सारी चीजें समझ ली है। वहीं हम यह भी जान चुके हैं कि जो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है वह कार्य राज्यसभा का सभापति के रूप में होता है। वहीं किन्हीं स्थितियों में उसे देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना होता है। दरअसल हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है, यह पद इसलिए बनाया गया है ताकि कभी भी राष्ट्रपति का जो पद है वो खंडित ना हो और देश में जो है वो सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे। जैसे कि हमने बता चुके हैं कि अगर कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना होता है, तो इसीलिए ही यह पद बनाया हुआ है। वहीं साथ ही हमारे देश में जो यह पद बनाया गया है, यह पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति को देख करके बनाया गया है, यानी कि जिस प्रकार से अमेरिका का उपराष्ट्रपति काम करता है उसी प्रकार से भारत का उपराष्ट्रपति भी काम करता है। तो जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है वह अमेरिका के उच्च सदन यानी कि सीनेट का सभापति होता है, तो इसी प्रकार से भारत का उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों में एक मामलों में बहुत बड़ा फर्क होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कभी किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। लेकिन अमेरिका के यहाँ पे स्थिति अलग है। अगर कभी इस दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, यानी कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाए और किसी कारण से उसे बीच में पद छोड़ना पड़ जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसका जो बचा हुआ कार्यकाल होगा वह पूरा कार्यकाल देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा पूरा किया जाएगा। यहाँ पर वह कार्यवाहक के रूप में काम नहीं करेगा, लेकिन बचा हुआ जो कार्यकाल है वह उपराष्ट्रपति के द्वारा ही पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति दोनों राष्ट्रपतियों की बहुत ही ज्यादा अलग है। इसके अलावा हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है उसके बहुत सारे वेतन और भत्ते मिलते हैं। वेतन और भत्तों की कंडीशन समझ लेते हैं। हमेशा क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है उसको राज्यसभा के सभापति के लिए चयनित किया जाता है, तो वह अपने पूरे कार्यकाल के अंदर राज्यसभा के सभापति का ही वेतन और भत्ते पाता है। लेकिन मान लीजिए वह कभी अपने पद के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के दायित्वों का वहन करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को सभापति का वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते। उस दौरान वह भारत के राष्ट्रपति को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते ही पाता है। वहीं उस समय उसका पद खाली हो जाता है तो उसका पद भी खाली नहीं रहता। जब
देश का उपराष्ट्रपति सभापति का पद को छोड़कर कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सदन का उपसभापति सदन के सभापति के सभी कार्यों को संभालता है और उस समय वह सदन के सभापति को मिलने वाले वेतन और भत्ते पाता है। तो यह सारी बात थी हमारे देश के उपराष्ट्रपति की, और आज की क्लास के अंदर हमने उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई सभी बातों को जान लिया है। अब अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आता है तो मुझे नहीं लगता कि आप वह प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ ही कमेंट में अपने व्यूज दीजिएगा, और पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर देख करके आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। And in the last, thank you so much for watching this video.